मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों के लिए पुनः एक लाजवाब लेक्चर श्रृंखला लेकर के हाजिर हूं। और इस बार भी बायोलॉजी विषय से चैप्टर 8वां, जिसमें मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित मैं आपको रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। इसको मैं दो पार्ट में प्रस्तुत करूंगा, दो भाग में। और मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रत्येक भाग को आप पूरा लेक्चर सुने और बार बार सुने। शुरुआत करता हूं, रोग किस स्थिति को कहते हैं या रोग क्या है। तो जब मानव शरीर या मन से इसका संतुलन किसी कारण से प्रभावित हो जाए, शरीर भी हो और मन भी हो, माइंड भी हो, तो उस स्थिति में विकार उत्पन्न हो जाए। विकार कहते हैं डिफेक्ट, कोई किसी भी तरह का त्रुटि हो जाए, डिफेक्ट हो जाए, तो उस स्थिति को हम लोग रोग कहते हैं। स्वास्थ्य हम किसको कहते हैं? तो स्वास्थ्य के बारे में जनरली लोग ये मान करके चलते हैं जो बॉडी का अच्छा होना, बॉडी का हेल्दी होना। देखिए, स्वास्थ्य रोग की अनुपस्थिति है, लेकिन यह सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं है। पूर्ण रूपेण स्वस्थ व्यक्ति उसको कहेंगे जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो, और उसको हम स्वस्थ कहेंगे। अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित व्यायाम और योग करते हैं तो वो तो और भी रामबाण के रूप में काम करेगा। रोग से बचने के लिए संक्रामक रोग के प्रति टीकाकरण करवाना चाहिए, अपशिष्ट वेस्ट का समुचित निपटान करना चाहिए, नियंत्रित खान पान रखना चाहिए, बैलेंस डाइट, कोई चीज ज्यादा ना हो और कोई कम ना हो, बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित। कहा जाता है कि यदि आपके भोजन में कलर्स की संख्या अधिक है, 6 कलर 7 कलर का, चाहे सलाद से हो चाहे आप फल से हो, यदि अलग अलग कलर के भोजन करते हैं तो उससे आपको सभी तरह के आहार मिलेंगे। अब आए रोग मोटे तौर पर दो तरह का होता है, एक संक्रामक और दूसरा असंक्रामक। एक कम्युनिकेबल, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रामक रोग में आया एड्स, हेपेटाइटिस, ये संक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग हुआ कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। संक्रामक कहते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्पर्श या वो छींकने से, खांसने से, उसके कपड़े को छूने से, इन सब से यदि पट जाता है तो उसको हम संक्रामक कहते हैं। और असंक्रामक की आपको छूने, उठने, बैठने, साथ खाने पीने, इन सब से ये ना होता है, तो ना होता है इसमें। अब मानव में कुछ सामान्य रोग के बारे में जाने। तो मानव में सामान्य रोग मुख्य रूप से जीवाणु, विषाणु, हेलमेंथ, प्रोटोजुआ, इन सब के कारण होता है। ये इसलिए होता है कि ऐसे रोग कारक जीवों को हम लोग पैथोजन कहते हैं। पैथोजन मुख्य रूप से ये परजीवी होते हैं, पैरासाइट। पर मीन्स होता है दूसरा, जो दूसरे के भोजन पर अपना जीवन निर्वाह करे, उसको हम लोग परपोषी कहते हैं। परपोषी का काम क्या है कि ये होस्ट किसी के भीतर पहुंच करके और फिर उसके ऊर्जा को, उसके एनर्जी को चट करना शुरू करता है और साथ साथ उसको हानि भी पहुंचाता है। यह हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकता है और प्रवेश करने के साथ अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। टाइफाइड के बारे में आपको बतलाता हूं। साल्मोनेली टाइफी नाम के जीवाणु से होता है। याद रखना, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? सुनील जी खाटी बिहारी बोल रहा है, याद रखोगे भैया, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, नहीं याद रखोगे तो मारूंगा, 10 गिनूंगा। अरे भैया, मारता नहीं हूं मैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नाम के जीवाणु से होता है। इसको आंत्र ज्वर भी कहते हैं, इसलिए कि ये सबसे पहले हमला आंत पे ही करता है। ये मानव में आमतौर पर कॉन्टेमिनेटेड या दूषित भोजन या पानी पीने से होता है। लगातार उच्च ज्वर, हाई फीवर, कब्ज या फिर सिर दर्द, भूख न लगना, ये सब इसके लक्षण हैं। और लंबे समय तक रहने पर
ना इलाज कराने पर आंत में छेद तक भी हो सकता है, इसलिए इसको आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। टाइफाइड के पुष्टि के लिए विडॉल टेस्ट करवानी पड़ती है। कौन सी टेस्ट याद रखोगे, नहीं तो नस फाड़ दूंगा। विडॉल टेस्ट याद रखोगे ना, बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल ठीक। इसकी तो इसको आंत्र ज्वर हम लोग कहते हैं, टाइफाइड को। अब न्यूमोनिया के बारे में जाने। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है, अथवा हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा भी हम कह सकते हैं, इससे ये रोग हो जाता है। इसमें लंग्स में पानी भर जाता है, लंग्स में सूजन चला आता है, बुखार आता है, छींक आता है, सिर दर्द होता है। ये सब न्यूमोनिया का लक्षण है। ये पटाव बीमारी भी है। इसमें उठने बैठने इन सब के साथ इन सब के या छींक या ड्रॉपलेट से इन सब से भी हो सकता है। अन्य जीवाणु जनित रोग में आए तो हम लोग देखते हैं अतिसार, पेचिश, डिसेंट्री भी इसको कहते हैं, डिसेंट्री भी कहते हैं, प्लेग हुआ, डिप्थीरिया हुआ। मानव में कुछ रोग प्रोटोजोआ से भी होता है। प्रोटोजोआ से होने वाला सबसे महत्वपूर्ण रोग के बारे में यदि मैं बताऊं तो वो मलेरिया है। मलेरिया, इसका प्रमुख वाहक प्लाज्मोडियम नाम का छोटा प्रोटोजोआ होता है। याद रखिएगा कौन सा प्लाज्मोडियम, ये ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ में भी पूछता है। ये प्लाज्मोडियम परजीवी से ये होता है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रकार की प्रजाति हैं, जैसे आपका फ्लेवाइवैक्स हुआ, प्ले मलेरियाई हुआ, प्ले फैल्सिफेरम हुआ। विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम द्वारा होने वाला ये सबसे खतरनाक मलेरिया का, ये जिसको हम कह सकते हैं सबसे मैलिग्नेंट, सबसे गंभीर होता है। प्लाज्मोडियम जब शरीर में घुसता है तो सबसे पहले यकृत में ये अपना संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। इसके बाद ये आरबीसी में प्रवेश करता है। आरबीसी को, लाल रक्त कणिका को, इसको फाड़ देता है और हीमोजाइन नाम का इससे एक प्रोटीन निकलती है और हीमोजाइन निकलता है, जिससे ठिठुरन पैदा होता है। अब प्रत्येक 3-4 दिन पर फीवर घटना बढ़ना ये सब चलते रहता है। आश्चर्य कीजिएगा, जब मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने में मनुष्य और मच्छर दोनों की जरूरत पड़ती है। दोनों की जरूरत पड़ती है तभी वो अपना जीवन चक्र पूरा कर पाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर रोगवाहक है, अर्थात कि रोग की संचरण करने वाली है। एक और रोग के बारे में जानते हैं कि एंट अमीबा हिस्टोलिका, इसको खूनी पेचिश भी कहते हैं। यह भी प्रोटोजोआ से होता है। अमीबा अतिसार भी इसको कहते हैं। ऐसा है कि पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, ग्रामीण भाषा में इसको सुईल भी कहते हैं, रक्त का थक्का वाला मल निकलना, इससे होता है। यह भी दूषित भोजन और दूषित जल या भोजन के माध्यम से यह पहुंचता है। फाइलेरिया के बारे में जाने। ब्रेंकोफेक्टाई ये फाइलेरिया की कृमि है। लिम्फेटिक वेसल्स में कई वर्षों तक ये पड़ा रहता है। कई वर्षों तक ये पड़ा रहने के बाद संक्रमण करते रहता है। धीरे धीरे पैर फूलने लगता है या कोई भाग, हाथ भी फूल सकता है। जनरली पैर फूलने लगता है और यह कृमि इसीलिए इस बीमारी को हाथी पांव भी कहते हैं, और या इसको शलीपाद भी कहते हैं। एलिफेंसियसिस, फाइलेरिया या अथवा फाइलेरेसिस भी कहते हैं। इससे जनन अंग भी प्रभावित हो जाता है और बहुत बड़ा बेतरतीब बड़ा हो जाता है। जीव विज्ञान में प्रगति होने के बाद अनेक संक्रामक रोग से निपटने के लिए तौर तरीका विकसित हो गया। इसके लिए टीका आया, वैक्सीन आया, जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, टिटनेस, अनेक प्रकार के रोग, संक्रामक कम्युनिकेबल डिजीज अब नियंत्रण में आ गए हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। अभी कोरोना के भी काल में सुने होगा कि जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है उसको जल्दी ना होता, या होता भी तो ठीक हो जाता है। इम्यूनिटी का सामान्य है कि प्रतिरक्षा तंत्र, रोग से लड़ने की क्षमता को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक होती है सहज प्रतिरक्षा, नेचुरल इम्यूनिटी, और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा 4 प्रकार की होती है।
एक शारीरिक रोध, फिजिकल बैरियर, इसमें त्वचा, इसके इसके बाद जनन मूत्र के ऊपर एप्थिलियम रहता है वो, या जठरोत्र, या इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ये सब शरीर में घुसने वाले रोगाणु को रोकने में सहायता करता है। दूसरा है कायकीय शोध, या इसको फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं, जैसे कि अमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आंख में आंसू, ये सब रोगाणुओं को वृद्धि होने में रोकते हैं। आप देखिएगा यदि कीड़ा प्रवेश कर जाएगा आंख में तो आपके आंख में स्वतः आंसू चला आवेगा, आप मलिएगा तो उस स्थिति में, इसलिए कि आंख में संक्रमण ना हो इसके लिए कोशिश करता है कि उसको मारने का, तो इसीलिए आंख में आंसू चले आते हैं। तीसरा है उसको कोशिकीय रोध कहते हैं, सेलुलर बैरियर। इसमें आता है श्वेत रक्त अणु WBC का मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये रोगाणुओं का भक्षण करता है, इसको चबा जाता है, नष्ट कर देता है। इसके बाद आता है साइटोकाइन रोध, इसमें इंटरफेरन नाम का प्रोटीन का ये स्रवण करता है और ये असंक्रमित कोशिका विषाणु को संक्रमण से बचाती है। इंटरफेरन कौन बचाती है? इंटरफेरन। अब हम लोग अगला पद जिसके बारे में कॉन्सेप्ट हासिल करेंगे उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित, एक्वायर्ड, ऊपर से अर्जन किया हुआ। जब पहली बार किसी रोग का सामना होता है तो एक रिस्पॉन्स बॉडी अपने आप करने लगता है, इसको अनुक्रिया रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसमें निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया शुरुआत में होती है, बाद में उसी रोगजनक का सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता का उस और द्वितीय अनुक्रिया ये शुरू हो जाती है और यहां पर मुठभेड़ होने लगती है, वो उस रोगाणु से लड़ने लगता है। इस प्रक्रिया में बर्बाद भी होता है, इसीलिए आप देखिएगा पस, फोड़ा ये सब बन जाता है। तो प्राथमिक और द्वितीय प्रतिरक्षा हमारे शरीर में दो प्रकार के लसिका द्वारा होता है। एक होता है बी लसिकाणु, बी लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट, टी लसिकाणु। बी लसिकाणु के हमारे शरीर में रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करती है, जिसको हम प्रोटीन की सेना या एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। टी कोशिका खुद तो किसी भी तरह का प्रतिरक्षी उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन प्रोटीन की उत्पन्न करने में यह मदद करता है और इसको बीटा कोशिका को या बीटा लिम्फोसाइट को यह मदद करता है। सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है? सक्रिय प्रतिरक्षा, तो सक्रिय प्रतिरक्षा उसको हम लोग कहते हैं कि जब शरीर में प्रतिजन का सामना होता है तो उस स्थिति में उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होने लगता है। अब प्रतिरक्षी पैदा होने लगता है और ये प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु, ये एंटीजन जिसको कहते हैं प्रतिजन, ये जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन कुछ भी हो सकता है। सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी, इसी को कहते हैं। ये शरीर में नेचुरल ये होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है, इसकी स्पीड कम होती है और ये पूरा प्रभाव दिखने में थोड़ा समय लेती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जिसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ये शरीर के रक्षा के लिए बने प्रतिरोधी या प्रतिरक्षी जिसको कहते हैं, उसको सीधे शरीर में हम देते हैं, इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। चाहे मान लीजिए इसको जैसे हम टीका के रूप में दे, इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। आप एक जानकारी और देखिए होइएगा कि बार बार इसको टीवी पर कहा जाता है, रेडियो पर कहा जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, तो मां को अपना प्रथम दुग्ध पान कराना चाहिए, प्रथम दुग्ध का निश्चित पान कराना चाहिए। इससे दुग्ध श्रवण से एक लैक्टेशन निकलता है, यह पीला रंग का द्रव होता है और यह प्रारंभिक दिनों में मां के द्वारा स्रावित पीले रंग का ये कोलेस्ट्रॉम होता है। इसमें प्रतिरक्षी तंत्र प्रचुर मात्रा में होती है, इससे बच्चा का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। जिस शिशु को जन्म के साथ मां स्तनपान कराना शुरू करती है, वो बच्चा बाद में कई बीमारी से स्वतः बच जाएगा, क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा। सगर्भता के दौरान में, प्रेगनेंसी के दौरान में भ्रूण को प्लेसेंटा के मदद से प्रतिरक्षा मिलती है। अब अगला जो पद है, अगला टर्म है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट हासिल करें कि टीकाकरण अथवा प्रतिरक्षीकरण क्या है। तो टीकाकरण, वैक्सीनेशन जिसको कहते हैं, तो टीकाकरण प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति के गुण पर आधारित होता है। टीकाकरण में रोगजनक या दुर्बलीकृत प्रतिजन
इसको शरीर में प्रवेश कराते हैं और इन प्रतिजन के विरुद्ध में शरीर में उत्पन्न वास्तविक रोगाणु भक्षण करने वाले ये अचानक अचानक वो उभर आते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि वास्तविक संक्रमण रोगाणु जन्य है वो आपको निष्प्रभावी हो जाता है। रोगाणु जनक को जल्दी पहचान लेती है, इसीलिए टीका देते हैं और प्रतिरक्षी पर तेजी से हमला कर देता है। सांप काटे जाने की भी स्थिति में ऐसा ही होता है कि इस मामले में सांप काटने पर जो सुई लगती है वो सर्प जीविशम या वेनम जिसको कहते हैं वही उसमें डाला जाता है। इसके कारण क्या होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र बड़ी ही तेजी से एक्टिव हो जाता है और इसके बाद वो उससे लड़ता है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसको निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। स्व प्रतिरक्षा रोग कभी कभी अज्ञात कारणों से शरीर अपने ही, इसको ऑटो इम्यून डिजीज अंग्रेजी में कहते हैं। ऑटो मीन्स अपने आप, प्रतिरक्षा रोग, इम्यून डिजीज। कभी कभी ऐसा होता है अज्ञात कारण से या जेनेटिक कारण से भी कि कोशिका स्वयं अपने ऊपर हमला शुरू कर देता है। इसके कारण फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और इसी रोग को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। जैसे रूमोटाइड आर्थराइटिस एक प्रकार का स्व प्रतिरक्षा रोग है। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र किन किन तत्व से बनता है इसके बारे में जान लें। आखिर कौन कौन सा चीज शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को गठित करता है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, तो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में सबसे पहले आता है, इसके बारे में जाने, लसिकाभ अंग, लिम्फोसाइट इसको कहते हैं। इसको कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। उत्तक होता है, कोशिका होता है, अघुलनशील अणु होता है, ये सब प्रतिरक्षा तंत्र में आते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे ही कोई शरीर में कोई आगंतुक, बाहर से कोई जीवाणु, विषाणु, रोगाणु, प्रोटोजोआ कोई प्रवेश करता है तो इसको ये प्रतिजन तुरंत पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद ये अपना एक्शन शुरू कर देते हैं, अनुक्रिया शुरू कर देते हैं और इसको याद भी रखते हैं। इस प्रतिजन को पहचानते भी हैं। तो लसिकाभ अंग में, लिम्फोसाइट ऑर्गन्स में लसिकानों की उत्पत्ति होती है। इसमें परिपक्वन भी होती है जिसको मैच्योरेशन कहते हैं। प्रचुर मात्रा में उद्भवन होती है जिसको प्रोलिफरेशन कहते हैं, फैलाव सामान्य भाषा में जान सकते हैं। ये अस्थि मज्जा, बोन मैरो कहते हैं, थाइमस में होता है। तो ये सब आपको प्राथमिक लिम्फोसाइट ऑर्गन्स हैं, लसिकाभ अंग कहते हैं। और परिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होता है और मैच्योर होने के बाद लसिकाणु प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं, ये छोटे आकार का रहता है, टॉन्सिल और अपेंडिक्स या स्प्लीन में चले जाते हैं और वहां पर प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया करके और विशाल संख्या में ये अपने आप को उत्पन्न कर लेते हैं और फिर इसके बाद ये अपने एक्शन फॉर्मेट में चले आते हैं। अस्थि मज्जा के रूप में देखिए कि अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिम्फोसाइट ऑर्गन है, लसिकाभ अंग है। लसिकाणु या लिम्फोसाइट इसको हम कह सकते हैं कि ये रुधिर कोशिका में उत्पन्न होती है। थाइमस शब्द का आप नाम सुने होइएगा। थाइमस शब्द हृदय के पास उरोस्थी कहते, एक अस्थि होता है जो हृदय के नीचे है और पेट के थोड़ा ऊपर है, वहां पर अवस्थित होता है। बच्चा जब जन्म लेता है, शिशु जब जन्म लेता है तो थाइमस बहुत बड़ा होता है। जैसे जैसे उम्र बड़ा होता है तो थाइमस छोटा होने लगता है और ये थाइमस में दोनों ही तरह की, जैसे अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों में ही टी लिम्फोसाइट्स होता है और टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन और परिपक्वन के लिए ये सूक्ष्म इन्वायरमेंट ये देता है। स्प्लीन के बारे में जानिए। ये सेम के आकार का एक अंग होता है। काला ज्वर का नाम सुने होगा। इसमें स्प्लीन को ही देख करके पता किया जाता है ये थोड़ा सा आपको फूल जाता है। तो प्लीहा सेम के आकार का अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षक अणु होता है।
ये रुधिर में पैदा होने वाला सूक्ष्म जीव यदि कोई प्रवेश किया तो उसको फांस लेता है और फांस लेता है और फिर उसको मारने का कोशिश करता है। इसमें रुधिर फिल्टर के भी रूप में यह काम करता है। यदि कोई भी अवांछकारी तत्व उसमें प्रवेश करता है तो उसको वो जाल के तरह, एक नेट की तरह फांस लेता है, उसको मारने की कोशिश करता है और भिन्न भिन्न स्थल पर यह उपस्थित रहता है, शरीर के अलग अलग स्पॉट पर, ताकि एक जगह से यदि कोई अवांछकारी रोगाणु बच भी गया तो दूसरे जगह उसको दबोच ले। तो इस तरह से आपको सूक्ष्म जीव और दूसरे प्रतिजन को यह फांसता है और ये लिम्फोसाइट एक बहुत बड़ी मुख्य भूमिका निभाती है। ध्यान रखिएगा कि जब एड्स रोग होता है तो वो रोग प्रतिरक्षा तंत्र को कैसे नष्ट करता है, तो टी लिम्फोसाइट को ही ये चबाना शुरू कर देता है, नष्ट करना शुरू कर देता है। और एड्स रोग एक दशा है जब 200 से CD4 काउंट, जिसके बारे में मैं आपको आगे बतलाऊंगा, कम हो जाता है तो व्यक्ति जिस रोग से पीड़ित होता है वो रोग उसको लिए ही चले जाता है। इसलिए एड्स का इलाज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैं आपको अगले ही लेक्चर में बतलाऊंगा। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे इजाजत चाहता हूं। ये चूंकि चैप्टर बड़ा था, जल्द ही मेरी भेंट आपसे इसी चैप्टर के दूसरे भाग में होंगे। इसको आप बार बार सुने और मैं पुनः बिहार के सभी छात्रों से आग्रह करता हूं कि अब तक आपने मेरा YouTube वीडियो चैनल सुनील जी खाटी बिहारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। और इसको सब्सक्राइब कर ले, मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।